मुझे सऊदी में एक शेख ने ड्राइवर रख लिया था। वह जहाँ भी जाता मुझे हमेशा अपने साथ ही लेकर जाता। लेकिन मुझे हैरत इस बात की होती कि वह रोज़ाना एक सुनसान घर में जाता और मुझे वहाँ बाहर 2 घंटे के लिए खड़ा रहने को बोलता। लेकिन उसके जाने के कुछ देर बाद ही अंदर से लड़कियों की चीख की आवाज़ आना शुरू हो जाती। यह सब देखकर मैं बुरी तरह से घबरा जाता। एक दिन मैंने हिम्मत करके उसके पीछे उसी घर में चला गया। लेकिन जब मैं अंदर गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर का मंजर ऐसा होगा यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि अंदर शेख कई सारी लड़कियों के साथ। मैं तो शेख को बहुत अच्छा और हमदर्द समझता था, जिसका दिल किसी का भी दर्द देखकर पिघल जाए। पिछले 4 सालों से मैं उसी के यहाँ पर ड्राइवरी का काम कर रहा था, उसकी गाड़ी चलाता, और एक तरह से मैं उसका गार्ड भी था, क्योंकि वह जहाँ भी जाता मेरे साथ ही जाता। इन 4 सालों में मुझे एक बार भी कभी ऐसा नहीं लगा कि वह इस किस्म का आदमी हो सकता है। लेकिन जब से मैंने वह नज़ारा देखा, मेरी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मुझे अभी भी यही लग रहा था कि मेरी आंखों ने जो भी देखा है वह एक धोखा है। अब तो मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं यही सोच रहा था, क्या किसी को जानने के लिए 4 साल भी कोई कम समय है? मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि शेख ऐसा घिनौना काम भी कर सकता है। मैं अब तक उसकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन अब तो मुझे खुद पर बहुत अफसोस हो रहा था। मेरे दिल ने जैसे ही मुझसे कहा कि अब मुझे यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तभी मुझे अपना पुराना अतीत याद आने लगा कि जब मैं इस देश में आया था तो मेरी क्या हालत हो गई थी। उस वक्त मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मेरे अपने ही दोस्त ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे जिस दोस्त ने मुझे इस देश में बुलाया कि वह मुझे काम दिलवाएगा, वही मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। एक अनजान देश में बिना पैसों के आपकी क्या हालत होती है, यह कल्पना करना भी नामुमकिन है। उस मुसीबत के वक्त में इसी शेख ने मुझे नौकरी दी थी, और मैं पिछले 4 साल से उसी के यहाँ पर काम कर रहा था। वह सऊदी का शेख जिससे भी बात करता, बड़े ही प्यार से करता। इसीलिए कोई भी उसे देखकर यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वह ऐसा काम कर सकता है। कहते हैं कि जब आप कसमकस में हों तो आपके अंदर से 2 आवाज़ें आती हैं। अब मेरी दूसरी आवाज़ मुझे यह कह रही थी कि मुझे उसके काम से क्या लेना देना। मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूँ और उसी की सैलरी लेता हूँ। फिर मुझे इससे क्या मतलब कि वह क्या करता है और क्या नहीं। मुझे चुपचाप अपनी आंखों पर पर्दा डाल लेना चाहिए, और मैंने जो कुछ सुना उसे अनसुना कर देना चाहिए, और अपने मुंह पर ताला लगा लेना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने दूसरे के हक के लिए आवाज़ उठाई तो मैं खुद बेरोज़गार हो जाऊंगा। फिर मेरे बच्चों की ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? जब मैं अपने देश में था तब मेरे ऊपर जो भी कर्जा हो चुका था उसे अभी तक मैं आधा ही चुका पाया हूँ। अभी तो मुझे बाकी का आधा कर्ज भी चुकाना है। जब मैं यहाँ आया था तो मेरे बीवी बच्चों के सिर पर छत नहीं थी, लेकिन यहाँ नौकरी करने के बाद से कम मेरे बीवी बच्चों के सिर पर एक पक्के मकान की छत तो हो पाई है। और फिर यह शेख मेरे साथ तो अच्छे से ही पेश आता है। तो मुझे क्या मतलब कि वह कैसा काम कर रहा है, क्योंकि मेरे साथ तो वह बिल्कुल ठीक ही है। अब मेरे दिल की दूसरी आवाज़ मुझसे कह रही थी, तुम एक खुदगर्ज इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। तुम भी इस शेख की तरह जालिम हो और इंसानियत के नाम पर धब्बा हो, क्योंकि तुम गलत देखते हुए भी उसे रोक नहीं रहे हो। तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है क्या कि तुम इस अपराध को रोक सको? अब तो मैं अपनी ही नज़र में गिर चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं दिल से उस शेख को बुरा नहीं मान रहा था, क्योंकि वह मेरे साथ अच्छे से पेश आ रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे अपनी नौकरी छोड़ने का ख्याल आता, मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी और बच्चे नजर आने लगते। वह पूरी रात मैंने बड़ी बेचैनी में गुजारी। ना तो मुझे नींद आ रही थी और ना ही मेरे दिल को करारा रहा था। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता तो मेरी आंखों के सामने वही लड़कियां नजर आने लगतीं, जिनकी चीखें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थीं।
उनकी पुकार सुनकर मेरा दिल तड़पता। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उस सुनसान मकान में मेरा शेख हर रोज इस तरह का काम कर रहा है। 4 साल तक मैं अनजान बना उसे वहां पर लेकर जाता रहा। शेख जब भी कहीं शॉपिंग करने जाता तब भी मुझे वार्निंग देकर जाता कि तू मेरे पीछे मत आना, यहीं गाड़ी के पास ही खड़े रहना। लेकिन क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए एहसान था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि यह इतना सारा सामान अकेले कैसे उठा पाएगा, इसीलिए मैं उसके पीछे चला जाता और उसके शॉपिंग बैग खुद उठाने लगता। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पैसे ना होने की वजह से मैं 5 दिन से भूखा था और प्यासा भी। रोटी की कदर क्या होती है वह मुझे उस वक्त ही पता चली। मेरे पास उस वक्त ना तो खाने को रोटी थी और ना ही सिर पर छत। मैं भूखा प्यासा मारा मारा सड़कों पर फिर रहा था। एक दिन सड़क पार करते हुए मेरी एक गाड़ी से टक्कर हो गई और जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी शेख के घर पर था, क्योंकि मैं उसी की ही गाड़ी से टकराकर गिर गया था। वह मुझे अपने घर ले आया। मेरे आंख खुलते ही मैं उठकर बैठ गया तो मुझे शेख ने आराम करने को बोला और मेरी हालत देखकर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तो था ही इतने दिन का भूखा। मैंने तुरंत ही हमें सिर हिलाया। इस नए देश में मेरी मदद करने वाला वह पहला इंसान था। जिस वक्त मैं भूखा प्यासा था मुझे सबसे पहली रोटी उसी इंसान ने दी थी। उस वक्त शेख की उम्र करीब 50 साल की होगी। वह मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहा था। मैंने उसे अपने दोस्त के बारे में सब कुछ बता दिया कि किस तरह से उसने मुझे धोखा दिया। मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर रोने और गिड़गिड़ाने लगा कि वह मेरी थोड़ी मदद कर दे। उसने मुझे तुरंत ही नौकरी पर रख लिया और आज मुझे उसके यहाँ काम करते हुए 4 साल हो गए थे। वह 4 सालों से उस सुनसान जगह पर जाता रहा। मैं अक्सर यही सोचता था कि शहर से दूर वह इस सुनसान जगह पर क्यों जाता है। जब शुरू में मैंने भी उसके साथ अंदर जाने की कोशिश की तो उसने मुझे सख्त हिदायत देकर मना कर दिया कि मेरे पीछे हरगिज भी मत आना। मेरे मन में अक्सर यह ख्याल आता कि आखिर ऐसी सुनसान जगह पर कौन रहता है जिससे यह शेख रोज रोज मिलने आता है और फिर 2 घंटे तक उसके पास अपना समय बिताता है। मैंने सोचा, हो सकता है कोई गरीब लोग यहाँ रहते हों जिनकी वह मदद करने के लिए आता हो। मेरे दिल में उसके लिए बहुत इज्जत थी, जिसकी वजह से मैं उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच सकता था। मैं अपने शेख का बहुत ख्याल रखता था और उसकी हर बात मानता करता। लेकिन आज ना जाने मुझे क्या हुआ कि मेरे पैर खुद ब खुद बढ़ गए। मैं अपने शेख पर शक नहीं कर रहा था, लेकिन बस मेरे अंदर जिज्ञासा थी, यह जानने की कि वह भला यह नेक काम छुपकर क्यों कर रहा है, और अगर वह कोई गलत काम नहीं करता है तो फिर मुझे अंदर आने से मना क्यों करता है। मुझे भी एक बार यह देखना था कि वह इतने सालों से हर रोज किससे मिल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे यह उम्मीद थी कि मेरा शेख जरूर किसी न किसी की मदद कर रहा होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जब मैं अंदर पहुंचूंगा और वहां का नजारा देखूंगा तो मेरे तो होश ही उड़ जाएंगे। जब मैं उस घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो वह दरवाजा बंद था। मैंने इधर-उधर देखा तो वहां पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था, क्योंकि गेट के ऊपरी हिस्से पर काफी जगह खाली थी और दरवाजे से लगी हुई दीवार पर कुछ इस तरह की डिजाइन्स थीं जिन पर आसानी से अपने पैर जमाए जा सकते थे। मैं धीरे धीरे करके उन डिजाइन्स पर पैर रखकर ऊपर की तरफ बढ़ा और गेट कूदकर अंदर पहुंच गया। जब मैं अंदर पहुंचा तो थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि बाहर से जो घर बिल्कुल बेकार नजर आ रहा था अंदर से बड़ा ही खूबसूरत और साफ सुथरा बना हुआ था। अब मैं यह सोचने लगा कि आखिर मैं किस तरह आगे बढ़ूं। मैं अभी सही जगह पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे सामने से एक गार्ड दिखाई दिया। उसे देखकर तो मेरे पैर ही कांपने लगे, लेकिन मैं तुरंत ही फुर्ती से कुछ कदम पीछे हटकर दीवार के साइड में छुप गया। मैं बिल्कुल बाल बाल बचा। अगर 1 सेकंड की भी देरी होती तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई होती थी। अब मैं यह सोचने लगा, आखिर इस घर में ऐसा क्या खजाना छुपा हुआ है कि यहाँ पर गार्ड्स लगे हुए हैं। अब तो मेरी जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ गई थी।
मैं अंदर जाने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। लेकिन मुझे साफ नजर आ रहा था कि अंदर जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। और इतना खतरा मोल लेने की हिम्मत मुझ में अब नहीं हो रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि बिना बात किसी मुसीबत को दावत देने की आखिर जरूरत ही क्या है। मैं वापस उसी गेट की तरफ बढ़ने लगा जिससे अभी मैं कूदकर अंदर आया था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कदम बढ़ाए तभी मुझे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ से मेरे कदम अचानक ही रुक गए। वह आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी जिसकी दीवार के पीछे मैं छुपा खड़ा हुआ था। लेकिन क्योंकि उस दीवार में कोई खिड़की नहीं थी तो मैं देख नहीं पा रहा था कि आखिर उस कमरे में हो क्या रहा है। तभी मैंने जब अपनी नज़र दौड़ाया तो मुझे दीवार के ऊपर एक छोटा सा रोशनदान दिखाई दिया। वह आवाज़ उसी रोशनदान की वजह से मुझे साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन वह रोशनदान काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ था, जहां पर पहुंचना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि दीवार ऊंची थी। अब मैं अपने आसपास देखने लगा कि जिसकी मदद से मैं उस रोशनदान तक पहुंच सकूं। तभी मेरी नज़र खाली पड़े ड्रमों पर पड़ी। मैंने दोबारा से झांक कर देखा तो वह गार्ड वहां से चला गया था। मैं फुर्ती से ड्रम की तरफ आगे बढ़ा और बहुत ही सावधानी से एक ड्रम को बिना आवाज़ किए धीरे से उठाकर रोशनदान के नीचे ले आया। उसके ऊपर चढ़कर अब मैं रोशनदान के अंदर देखने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे अंदर कई सारी लड़कियां नजर आईं, जिनमें कुछ लड़कियां 13 से 14 साल के आसपास थीं, तो कुछ तो उनसे भी बहुत छोटी थीं। वह छोटी छोटी बच्चियां बुरी तरह से बिलख बिलख कर रो रही थीं। अभी मैं यह सब देख ही रहा था कि तभी मेरे शेख की आवाज़ अचानक से मेरे कान में पड़ी। मैंने अपनी नज़र थोड़ी सी घुमाई तो मैंने देखा कि मेरा शेख एक लड़की को बड़ी ही बेदर्दी से पकड़े हुए था। वह बुरी तरह से चिल्ला रही थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। जो रूप मैंने अपने शेख का देखा वह उस वक्त बड़ा ही भयानक लग रहा था, क्योंकि वह बहुत गुस्से से उस लड़की को देख रहा था। उसने उस लड़की को बड़ी ही बेरहमी से जोर का धक्का देकर फेंक दिया। वह बेचारी बहुत तेजी से नीचे गिरी और चोट लगने की वजह से कराहने लगी। उसके बाद वह शेख के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन शेख ने उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। यह सब देखकर तो मेरा कलेजा मेरे मुंह को ही आ गया। मेरे कान उन लड़कियों की चीखें अब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। मैं जल्दी से नीचे उतरा और अपने कदमों की रफ्तार तेज करते हुए फुर्ती से गेट खोलकर गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सिर बुरी तरह से चकरा रहा है। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे कि मुझे अभी हार्ट अटैक ही आ जाएगा। मेरी हालत खराब होती ही चली जा रही थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज मुझे अपने शेख का इतना भयानक रूप देखने को मिलेगा। 2 घंटे के बाद जब वह शेख उस घर से बाहर आया तो उसके चेहरे पर वैसी ही मुस्कान बिखरी थी जैसी कि हमेशा होती है। जबकि मैंने उसे अंदर देखा था तो वह बहुत गुस्से में था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्से का नामो निशान तक नहीं था। अब क्योंकि मुझे अपने शेख का राज मालूम हो चुका था, जिसकी वजह से अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कि गाड़ी चलाते हुए 2 बार मेरी गाड़ी टकराते कराते बची। शेख मुझसे कहने लगा, क्या हो गया है तुम्हें आज? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अब मैं उसे क्या कहता कि मैंने आज क्या देख लिया है। मैंने बहाना बना दिया, पता नहीं, लेकिन बस मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं। तभी अचानक से मैंने किसी को टक्कर मार दी। मैं घबरा कर नीचे उतरा। शेख भी थोड़ा डर गया। जब गाड़ी के पास जाकर देखा तो एक लड़की नीचे बेहोश पड़ी थी। शेख ने मुझसे कहा, यह तुमने क्या कर दिया? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम मुझे बता देता, तो आज मैं गाड़ी चलाने के लिए किसी और को ले आता। मैं घबराई हुई नज़र से शेख की तरफ देखने लगा। फिर उसने मुझसे तुरंत कहा, कहा है, इसे गाड़ी में लिटा और घर लेकर चलो। जब हम शेख के घर पहुंचे तो मैं उस लड़की को उठाकर शेख के बताए हुए कमरे में लेकर गया। शेख ने गांव में ही डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था, इसीलिए हम लोग जैसे ही घर पहुंचे
कुछ सेकंड बाद ही डॉक्टर घर आ गया। डॉक्टर ने जब लड़की का चेकअप किया तो उसने कहा, ज्यादा चोट नहीं आई है, बस शायद टकराने की वजह से घबरा गई है, जिसकी वजह से बेहोश हो गई है। अभी थोड़ी ही देर में इसे होश आ जाएगा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिए। फिर डॉक्टर कुछ दवाइयां लिखकर वहां से चला गया। शेख ने मुझसे कहा, तुम भी जाओ और अपने क्वार्टर में आराम करो जाकर, क्योंकि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन मेरा वहां से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उस बेचारी लड़की को मैंने टक्कर मार दी थी, मेरी वजह से उसकी यह हालत थी। मैंने शेख से कहा, मैं अभी कुछ देर यहीं बैठना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तभी उस लड़की को होश आ गया। वह लड़की करीब 25 से 26 साल की होगी। शेख ने उसको पहले कुछ खाने पीने को दिया। उसके बाद जब वह थोड़ा संभली तो उसके बारे में जानकारी लेना शुरू किया। वह लड़की बोली कि वह इस दुनिया में अकेली है। इतने सालों से वह एक अनाथ आश्रम में रह रही थी, लेकिन कुछ हफ्तों पहले वहां पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उस अनाथ आश्रम में आग लग गई, जिसकी वजह से बहुत सारे अनाथ बच्चे जिंदा ही जल गए। लेकिन क्योंकि उस वक्त वह किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसलिए वह आज जिंदा है। लेकिन अब क्योंकि वह पूरी तरह से बेसहारा हो गई थी, इसलिए वह सड़कों पर यहाँ वहाँ भटक रही थी। उसकी यह बात सुनकर शेख के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। ना जाने क्यों उस मुस्कान को देखकर मेरे अंदर खौफ जाग गया, क्योंकि मैं शेख की सच्चाई जान चुका था। तो अब मुझे ऐसा लगा कि कहीं यह इस लड़की को भी अपना शिकार तो नहीं बनाना चाहता। शेख ने उस लड़की से कहा, तुम आराम करो और बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अब तुम महफूज जगह पर हो। उसके बाद शेख ने मुझसे कहा, अब तुम भी जाकर अपने क्वार्टर में आराम करो। मैं जब अपने बिस्तर पर लेटा तो मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कम से कम उस बेचारी अनाथ लड़की को तो इस शेख के चंगुल से बचा ले। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही उस लड़की के पास चुपके से जाकर उसे कह दूं कि वह जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए, वरना वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। शाम होते ही मैं उस लड़की के कमरे की ओर दाखिल हुआ, लेकिन मैंने देखा कि उस लड़की को एक गार्ड अपने कंधे पर डालकर कहीं ले जा रहा था। वह लड़की पूरी तरह से बेहोश थी। अब तो मेरे हाथ पैर ही फूल गए, क्योंकि अब बात मेरे हाथ से निकल चुकी थी। मैं चाहकर भी उस बेचारी को बचा नहीं सकता था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे दलदल में फंसता चला जा रहा हूं। ना चाहते हुए भी मैं एक घोर पाप का हिस्सा बनता चला जा रहा था। लेकिन मुझे इस बात का अभी अंदाजा भी नहीं था कि अभी तो जो कुछ हो रहा है वह कुछ भी नहीं है। कल में जो होने वाला है उससे तो मेरी रूह ही बाहर निकल आएगी। अगले दिन शेख ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, आओ यहाँ जमीन पर मेरे सामने बैठो। मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन चुपचाप उसके कहे अनुसार मैं वहीं बैठ गया। तभी उसने अपना फोन निकाला और मुझे एक वीडियो दिखाने लगा। उस वीडियो में अपने आप को देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। कल जो कुछ भी मैंने उस सुनसान घर में किया और देखा, वह सब उस वीडियो में चल रहा था। मेरी तो अब हालत ही खराब हो गई। मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि वहां पर किसी ने मुझे देख लिया है और मेरा वीडियो बना लिया है, जो मेरी हर हरकत उस फोन में कैद कर रहा था। शेख ने वह वीडियो बंद किया और मुझसे बोला, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे पीछे पीछे उस घर के अंदर मत आना, तो फिर तुम क्यों आए? तुम्हें यह जानने का बहुत शौक था ना कि वहां पर मैं क्या करने जाता हूं। तो लो, अब तुम्हें मिल गई तसल्ली, मिल गया तुम्हें सुकून। मैं उसके सामने सिर झुकाए बैठा रहा। मैंने हाथ जोड़ते हुए उससे कहा, मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे माफ कर दें। तो वह मुझसे कहने लगा, मैं किसी को भी माफ नहीं करता, क्योंकि अब तुम मेरा राज जान चुके हो, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब शेख मेरे साथ क्या करने वाला था, यह सोचकर मुझे बहुत बेचैनी होने लगी थी। शेख मुझसे बोला, अब तक क्योंकि तुम मेरे इस काम से अनजान थे, इसलिए मैंने तुमसे यह काम नहीं करवाया।
जो अब तक मैं अपने दूसरे नौकरों से करवाता रहता था। लेकिन अब आज से तुम भी मेरे इशारों पर ही चलोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें मरवा दूंगा। यह बात सुनकर मेरे चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैं उसके सामने हाथ जोड़ने लगा। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि यह जुल्म है, और मैं किसी पर भी जुल्म कभी भी नहीं कर सकता। मैंने जैसे ही शेख की बात मानने से इनकार किया, उसने तुरंत ही अपने बाकी गार्डों को यह हुक्म दिया कि वह मुझे कैदखाने में ले जाकर डाल दें। उस कैदखाने में ले जाकर उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, इतना कि मेरी जान हलक तक आ गई थी। लेकिन वह जो पाप मुझसे करवाना चाहते थे, मैं वह किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहता था। मेरा शरीर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उन्होंने उस पूरे दिन मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। शाम को वह शेख उस कैदखाने में आया और उसने मेरे बालों को कसकर पकड़ते हुए मुझसे कहा, बता, अब तू मेरा काम करेगा या नहीं करेगा? उसकी बात का जवाब देने के लिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि मैं प्यास से बुरी तरह तड़प रहा था। मैं उसके सामने पानी के लिए गिड़गिड़ाने लगा, और वह जोर-जोर से किसी शैतान की तरह हंसने लगा। वह मुझसे बोला, जब तक तू मेरा काम करने के लिए राजी नहीं होगा, तुझे न तो पीने के लिए पानी और न ही खाने को खाना मिलेगा। लेकिन अगर अभी के अभी तू राजी हो जाता है, तो तुझे दोनों ही चीजें मिल जाएंगी। शायद मैं अपनी भूख प्यास से तड़पकर उस काम के लिए हाँ कर भी देता। लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने उन बच्चियों का मासूम चेहरा आने लगा, जिसे याद करके मैंने फिर से इनकार में अपना सिर हिलाया। मेरा इनकार देखते ही शेख बुरी तरह से बौखला गया और तुरंत ही कैदखाने से बाहर चला गया। मुझे लगा शायद अब वह हार मान चुका है, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। थोड़े की देर बाद वह फिर से वापस लौटा और दहाड़ता हुआ मुझसे बोला, यह देख। मैंने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उसके फोन में मेरे बीवी बच्चों की तस्वीर पड़ी हुई थी। वह बोला, यही है ना तेरे बीवी बच्चे? अब अगर तूने एक बार और इनकार किया तो तेरी जान जाने से पहले तेरे बीवी बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे और बेवजह मौत के घाट उतर जाएंगे। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि मैं जितना शेख को गिरा हुआ इंसान समझ रहा था, वह उससे भी कई गुना ज्यादा गिरा हुआ है। अब मैं समझ चुका था कि शेख एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान है, क्योंकि वह दूसरे देश में रहते हुए भी मेरे बीवी बच्चों तक पहुंच चुका था और वह उन्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता था। अब क्योंकि बात मेरे परिवार पर आ चुकी थी, इसलिए मैं टूटकर मजबूर हो गया और उसका काम करने के लिए तैयार हो गया। मैं रो रो कर उसके सामने भीख मांगने लगा, मैं तुम्हारा हर काम करूंगा, लेकिन बस मेरे परिवार को छोड़ दो। मेरे परिवार को कोई भी नुकसान मत पहुंचाना। इस सब में उनकी कोई गलती नहीं है। अब मैं अपने आप को बुरी तरह से कोसने लगा कि उस दिन मैंने उस घर में अंदर जाने का फैसला आखिर क्यों किया, क्योंकि इस सब को रोकने के लिए तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, बल्कि अब खुद ही उस गुनाह का हिस्सा बनने जा रहा हूं। मेरे हामी भरते ही शेख ने मुझे भरपेट खाना खिलाया और पीने को पानी भी दिया, लेकिन वह खाना बड़ी ही मुश्किल से मेरे गले से नीचे उतर रहा था। भगवान इतना बेबस किसी भी इंसान को ना करें। अगले दिन सुबह होते ही शेख ने मुझे नहा धोकर तैयार होने को कहा। मेरा शरीर अब भी दर्द से टूट रहा था। मैं बड़ी ही मुश्किल से चल पा रहा था। जैसे तैसे मैं शेख के सामने तैयार होकर पहुंचा तो वह मुझसे कहने लगा, अगर तुम पहले ही मेरी बात मान जाते तो बिना बात इतनी मार क्यों खाते? उसके बाद शेख ने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया और वह भी मेरे साथ गाड़ी में बैठ गया। आज उसकी गाड़ी कोई दूसरा ड्राइवर चला रहा था। वह मुझे उसी सुनसान घर में ले आया था जहां वह इतने सालों से आ रहा था। घर में दाखिल होते ही वह मुझे उस कमरे में ले गया जहां वह लड़कियां बंद थीं। मेरे अंदर पहुंचते ही वह बच्चियां डर के मारे एक दूसरे से चिपक गईं। उनकी आंखों में अपने लिए खौफ देखकर मुझे खुद से घिन आने लगी।
क्योंकि मैं समझ गया कि अब वो मुझे भी एक पापी की नज़र से देख रही हैं, जो कि उन पर जुल्म करने के लिए आया है। शेख ने मुझसे कहा, इनमें से एक लड़की को उठाओ और बगल वाले कमरे में लेकर जाओ। मैं उन बच्चियों के चेहरे देखने लगा कि आखिर अब यह जुल्म मैं किसी एक लड़की के साथ कैसे करूं। मैंने देखा, सभी बच्चियां बहुत ही मासूम थीं। तभी मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी जिसका कल मुझसे एक्सीडेंट हो गया था और जिसे शाम को बेहोश करके कहीं ले जाया जा रहा था। अब मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने जैसा सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। उस लड़की को भी यह शेख अपना शिकार बनाने के लिए ही तसल्ली दे रहा था। वह बेचारी भी डरी सहमी सी बैठी थी। मुझे उन बच्चियों में मेरे अपने बच्चों के चेहरे नजर आने लगे। मैं एक बार फिर शेख के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मैं किसी भी लड़की पर यह जुल्म नहीं कर पाऊंगा। शेख ने मुझे धमकाया, अगर तूने यह काम नहीं किया तो तेरे सारे पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। मैं तुझे जासूसी के इल्जाम में फंसवा दूंगा और फिर जिंदगी भर तू यहां सड़ेगा। शेख मुझे तरह तरह की धमकियां देता रहा ताकि मैं किसी भी तरह मजबूर होकर उसकी बात मान लूं। लेकिन मैं उसकी किसी भी बात से उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला पा रहा था, जिससे वह एक बार फिर बौखला गया और उसने अपने गार्ड से कहकर मुझे उन बच्चियों के सामने ही बहुत बुरी तरह से पिटवाया। जब उसके गार्ड मुझे पीट रहे थे तो वह लड़कियां भी बेचारी डर के मारे बुरी तरह से चीख रही थीं। मार मार कर उन्होंने मेरी एक बार फिर से हालत खराब कर दी थी। उसके बाद वह शेख फिर से मेरे परिवार की तस्वीर मुझे दिखाकर बोला, शायद तू यह बात भूल गया है। अब बता, यह काम करेगा या नहीं? उस वक्त बच्चियों का डरा हुआ चेहरा देखकर मैं अपने परिवार के बारे में भूल ही गया था कि उनकी जान इस शेख ने अपनी मुट्ठी में कैद कर रखी थी। अब मैं फिर से मजबूर हो गया और उन बच्चियों के सामने खड़ा हो गया ताकि उनमें से किसी एक की बलि चढ़ाने के लिए उसे दूसरे कमरे में लेकर जा सकूं। मैंने हाथ जोड़कर उन बच्चियों से माफ़ी मांगी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि अगर आज मैंने उन पर यह जुल्म नहीं किया तो मेरा परिवार मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसके बाद मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपना हाथ आगे बढ़ाया। फिर उनमें से जैसे ही एक लड़की का हाथ मेरे हाथ में आया और मैंने उसे कसकर पकड़ा, वैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही मैं सहम गया, क्योंकि मैंने जिस लड़की का हाथ पकड़ा था वह कल वाली वही अनाथ लड़की थी। वह बेचारी बुरी तरह से तड़प तड़प कर रोने लगी और बोली, भैया मुझे छोड़ो, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा है? मैं एक अनाथ लड़की हूँ। बचपन से मैंने आज तक कभी भी माँ बाप का प्यार नहीं देखा। मुझे लगा कि शायद मेरी बदनसीबी इतनी ही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी तो मेरी बदनसीबी में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसकी बात सुनकर मेरी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई, क्योंकि वह बेचारी सच ही कह रही थी। मैं सोचने लगा, आखिर इस मासूम ने मेरा क्या बिगाड़ा जो मैं इसके साथ यह जुल्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी उसके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए मजबूर था। आज जो कुछ भी उसके साथ होगा, उसके बाद तो वह मर ही जाएगी। शेख मुझ पर एक बार फिर जोर से चिल्लाया, जल्दी कर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तेरा यह इमोशन ड्रामा देख सकें। शेख की आवाज़ से मैं घबरा गया और तुरंत ही मैंने उस लड़की को खींचकर खड़ा किया और दूसरे कमरे में ले जाने लगा। जब मैं उस कमरे में पहुंचा तो वहां 3 पहले से ही मौजूद थे। उस कमरे को किसी ऑपरेशन थिएटर के जैसे बना रखा था। कमरे के अंदर का नजारा देखकर मैं अच्छे से समझ गया कि यहाँ पर इन लड़कियों के साथ क्या किया जाता है। ये लोग इन लड़कियों के अंगों को निकालकर काला बाजारी में बेचते हैं, जिससे ये तो मोटा पैसा कमाते हैं, लेकिन यह लड़कियां बेचारी बेमौत मारी जाती हैं। ब्लैक मार्केट में इंसान के अंगों के दाम बहुत ही महंगे दामों पर बिकते हैं। यह बात मुझे पता थी। डॉक्टर ने मुझसे ही कहा कि मैं उस लड़की को बेड पर लिटा दूं। मैंने जबरदस्ती उस लड़की को लिटा दिया
वह बुरी तरह से चिल्ला रही थी और तड़प रही थी। मुझसे यह देखा ना गया और मैं उसे छोड़कर तुरंत ही कमरे से बाहर निकल आया। जब मैं बाहर निकला तो शेख बाहर ही मेरा इंतजार कर रहा था और उसने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत अच्छे, आज से तुम भी मेरी तरह शैतान ही कहलाओगे। मैं बेजान कदमों से उसके साथ बाहर जाने लगा। मेरी आंखों के सामने अपने बच्चों के चेहरे नजर आने लगे। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं यही सोच रहा था, क्या पैसा ही सब कुछ होता है? ये डॉक्टर तो कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी यह अपना ईमान सिर्फ पैसे की खातिर बेच रहे हैं। बल्कि डॉक्टर बनकर तो ये दिन में ना जाने कितने लोगों का इलाज करते होंगे, उन्हें जिंदगियां देते होंगे और उससे ना जाने कितना पैसा कमाते होंगे। फिर भी यह रात को चंद पैसों की खातिर बेचारी मासूम लड़कियों के अंगों को निकालकर बेचते हैं। ये लड़कियां पता नहीं कहाँ से पकड़कर लाई गई हैं। इनके माँ बाप इन्हें बेतहाशा ढूंढ रहे होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी लड़कियों के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसकी सुनवाई करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। और आज मैं भी इस पाप का हिस्सा बन गया। आज के बाद मेरे बच्चे जो रोटी खाएंगे वह इन लड़कियों के खून से सनी हुई होगी। उस लड़की का चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने तैर रहा था। अंदर से जी तो चाह रहा था कि दौड़कर जाऊं और उस लड़की को बचा लूं, लेकिन मैं मजबूर था। मैं भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि इससे अच्छा तो वह मुझे मौत दे दे। तभी अचानक से कमरे के अंदर से डॉक्टरों की चीख पुकार की आवाज आई और ऐसा लगा कि बहुत सारा सामान इधर-उधर गिर रहा है। यह देखकर मैं बुरी तरह से चौंका और शेख भी अचानक से हड़बड़ा गया कि आखिर यह क्या हुआ। वह अपने सारे गार्ड्स को लेकर अंदर पहुंचा। जब हम अंदर पहुंचे तो जो डॉक्टर वहां पर लड़कियों के अंग निकालने के लिए थे, वह सभी लहूलुहान हालत में पड़े हुए थे और वह लड़की कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। शेख ने अपने गार्ड्स से कहा, उस लड़की को तुरंत ढूंढो। आखिर इस कमरे से बाहर वह कहाँ जा सकती है? मैं भी हक्का बक्का सा दरवाजे पर खड़ा हुआ था। जैसे ही गार्ड्स आगे बढ़े, तभी ठीक मेरे सिर के ऊपर से वह लड़की उन गार्ड्स के ऊपर कूदी और 2-3 मुक्कों में ही उन सभी गार्डों को ढेर कर दिया। उस लड़की को सही सलामत देखकर मुझे जितनी खुशी हुई, उतनी खुशी तो मुझे 4 दिन भूखे रहने के बाद रोटी मिलने पर भी नहीं हुई थी। मैं खुशी के मारे उछल पड़ा और मैंने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा कि तुम सही सलामत हो। शेख फिर से बुरी तरह से बौखला गया और उसने अपने और भी गार्डों को बुला लिया, लेकिन वह लड़की इतनी फुर्तीली थी कि उसने 2 मिनट में बाकी के गार्डों को भी मार मार के बेहोश कर दिया। अब तो मैं समझ गया था कि यह लड़की कोई आम लड़की नहीं है। तभी मुझे अचानक से बहुत सारे कदमों की चहलकदमी सुनाई दी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरे पीछे सऊदी पुलिस खड़ी थी।